चैप्टर 38 जादू का टूटना। पेड़ों के बीच कटफा पीछा करने से आधी हतप्रभ सी रुकी हुई थी और उस जादू से एक क्षण के लिए मुक्त हो गई थी जिसने उसे उड़ा दिया था, और वह सुन रही थी। वह पहाड़ी की चोटी की ओर ऊपर की ओर बढ़ गई थी। चांदनी से चमकता हुआ और चट्टानों से घिरा विशाल घास का मैदान उसके दाहिनी ओर के पेड़ों के बीच से चमक रहा था। नीचे और बाईं ओर जंगल का हरा अंधेरा पेड़ों और झुकी हुई लताओं की रूपरेखाओं द्वारा अस्पष्ट रूप से चिन्हित चमकदार गहराई में दिखाई दे रहा था। जंगल का कांच के घर जैसा माहौल उसके चारों ओर धूप की तरह फैल गया। नारियल, आटू, ब्रेड फ्रूट और पेंडनस, वेनिला और होया, भूसी, छाल, पत्ते और फूल सभी अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। हवा से भी कोई बाधा नहीं पड़ रही थी। फिर जब वो खड़ी होकर सुन रही थी, ठीक उसी समय जब माँ पेड़ों से निकलकर डिक के सामने खड़ी थी, उसने चट्टान पर अचानक लहरों की तेज आवाज सुनी। हिमसागर से उठती हुई एक बड़ी लहर की आवाज जो झाग के रूप में मूंगे पर टूट पड़ती है। सन्नाटा, और फिर रात की गर्मी में दूर से आती एक और आवाज, सीगल का गाना जो उनकी नींद से टूट जाता है और किसी आवाज या संकेत से बेचैन हो जाता है जिसे सिर्फ वे ही समझ सकते हैं। फिर जंगल की शांति को तोड़ते हुए डिक के पीछे झपटे लामिनाई की चीखाई, तालिया, मनुआ और लियोपा की आवाजें, और फिर पूरे झुंड की पूरी चीख, टूटी हुई शाखाओं और एक तरफ फेंके गए पत्तों की आवाज, कदमों की आवाज, सब एक ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रहे थे और पेड़ों को तोड़ते हुए उसके इतने करीब आ रहे थे कि वो पत्तियों को अलग होते हुए और पीछा करने वालों और पीछा किए जाने वालों के रूप देख सकती थी। डिक ने घास के मैदान तक पहुंचकर एक आखिरी कोशिश की। चट्टान को तोड़कर वह उस तक पहुंच जाता और उसके चारों ओर चक्कर लगाता और जंगल की उस मोटी जगह में गोता लगाता जहां दलदली जमीन थी और जहां उसे शरण मिल सकती थी, लेकिन ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता घास के मैदान पर जमी काई की तरह खतरनाक था। वह फिसल गया, एक घुटने पर गिर गया और चारों ओर से गिर गया और खो गया। एक भालाधारी ने उसे छेदने के लिए अपना भाला उठाया, लेकिन लामिनाई ने उसे एक तरफ फेंक दिया। अब अपने प्रतिशोध के प्रति आश्वस्त होकर उतामातो के पुत्र ने अकेले ही प्रतिशोध का स्वाद चखने की इच्छा व्यक्त की और अपने हाथ के एक झटके से दूसरों को दूर भगा दिया तथा पेड़ों की ओर पीठ करके खड़े होकर अपने शत्रु को उठने का संकेत दिया। डिक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दूसरे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह खोया हुआ था और उसे यह पता था, उसे मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि भाले से लगी मछली जैसी थी वैसी ही उसकी भी होगी, और वह भी तुरंत। उसने दूसरे के मुंह से निकलने वाले शब्दों पर कम से कम ध्यान दिए बिना सुना, और जब लेमिनाई ने भाले के साथ पहुंचकर उसे तीखे भूरे रंग के सिरे से बाएं सीने पर छुआ तो उसकी नजर एक बार भी नहीं हिली। बाएं स्तन पर निप्पल के ठीक नीचे लेमिनाई ने भाले की नोक रखी। ठीक वहीं पर नोक घुसी, धड़कते हुए दिल को छेदती हुई। फिर प्रकाश की तरह तेजी से माँ के पिता ने अपने हाथ को पीछे फेंका और संघर्ष करते हुए गिर पड़े। कटफा उनकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था।